नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का संसद टीवी के देश देशांतर के अंक में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। देश देशांतर में आज हम बात करेंगे ग्रामीण भारत और कोविड प्रबंधन की। कोरोना की दूसरी लहर की जद में मानो पूरा देश आ गया है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या दूसरी लहर की चपेट में ग्रामीण भारत भी आ चुका है? कोरोना संक्रमण के ताजा आंकड़े तो इसी बात की गवाही दे रहे हैं कि दूसरी लहर में देश के ग्रामीण इलाकों में भी संक्रमण जो है वो तेजी से बढ़ा है। इजाफा बहुत तेजी से हुआ है और कई जगह इसने शहरी इलाकों को पीछे तक छोड़ दिया है। हम आज बात करेंगे इससे जुड़े तमाम पहलुओं पर कि ग्रामीण भारत में दूसरी लहर में जिस तरीके से तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है, जिस तरीके से मोर्टेलिटी रेट भी बढ़ रही है और जिस तरह के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस बीच में कितनी बड़ी चुनौती है कोविड प्रबंधन को लेकर ग्रामीण भारत की। अगर हम बात करते हैं, मेरे साथ तो बेहद खास मेहमान जुड़ेंगे। डॉक्टर के मदन गोपाल हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं आप, हेल्थ नीति आयोग। स्वागत है सर आपका। साथ ही डॉक्टर रवि कीर्ति हैं, एडिशनल प्रोफेसर, साथ ही आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट है जनरल मेडिसिन एम्स पटना। आप दोनों का स्वागत और अपने खास मेहमानों से इस अहम मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि एक रिपोर्ट के अनुसार बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंडर के तहत आने वाले जो देश के 272 जिले हैं, उनमें से 243 जिलों में इस महीने की 5 मई तक 39.16 लाख लोग संक्रमित हुए थे, जो कि 16 सितंबर 2020 को कोरोना की जो पहली लहर आई थी उसका जो पीक था उससे 4 गुना ज्यादा है। वहीं जिलों में एक्टिव केस की संख्या की बात करें तो ये पहले की तुलना में काफी ज्यादा है। पहली लहर की तुलना में देश के गांव में एक्टिव केस का जो लोड था वो इस बार जो है वो पहली लहर के कंपैरेटिवली 4.2 गुना अधिक है। और इस महीने की 5 मई तक इन 243 जिलों में जो कि रूरल बेल्ट के हैं 36,523 मौतें तक दर्ज की गई, जो कि पहली लहर के पीक के मुकाबले 4 गुना ज्यादा है। गांव में संक्रमण की रफ्तार से ग्रामीण जिलों के स्वास्थ्य ढांचे पर काफी असर पड़ा है और इसके अलावा इन जिलों में हम देख रहे हैं कि मौत की जो संख्या है, आंकड़ा है, वो भी तेजी से बढ़ रहा है। ग्रामीण भारत और कोविड प्रबंधन से जुड़े तमाम पहलुओं पर चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं डॉक्टर रवि कीर्ति आपको चर्चा में शामिल करना चाहूंगी। और सबसे पहला सवाल मेरा यही कि जो ताजा आंकड़े दर्शा रहे हैं कि पहली लहर के मुकाबले जो संक्रमण है वो अब गांव में बहुत तेजी से पैर पसार रहा है। गांव में संक्रमण रेट जो है वो पिछली लहर के मुकाबले, पीक के मुकाबले 4 गुना ज्यादा है। इस पर मैं आपका ओपनिंग टेक सबसे पहले चाहूंगी। पिछली बार कई इस तरह के कदम उठाए गए थे। लॉकडाउन काफ़ी प्रभावी रूप से पूरे देश में लगा था और बचाव के लिए कई कदम उठाए गए थे, जिसका परिणाम यह हुआ कि संक्रमण काफ़ी हद तक शहरी इलाकों तक सीमित रहा और देहातों तक उसकी पहुंच उतनी नहीं हो पाई थी। दूसरी बात यह भी है कि भीड़, ओवर क्राउडिंग तो शहरों में ज़्यादा होती है, बाहर से लोगों का आवागमन ज़्यादा होता है, तो जाहिर है कि शहर की जो जनसंख्या होती है वो पहले प्रभावित होती है इस प्रकार के संक्रमण से। लेकिन अंततोगत्वा इसका गांव तक पहुंच जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि शहर और गांव के बीच में आवागमन का सिलसिला चलता रहता है। और जो पहली लहर आई थी उसके बाद हम लोगों ने लापरवाही भी बरती है समाज के रूप में, हम सब ने मिलकर, और जिस तरह से सावधान रहने की आवश्यकता थी उस तरह की सावधानी नहीं बरती गई है। तो जाहिर है कि जो संख्या में बहुत तीव्र वृद्धि देखी गई है शहरों में तो हुई ही है, और शहर और गांव ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे से कटे नहीं होते हैं। आर्थिक और सामाजिक रूप से ये एक दूसरे से काफ़ी जुड़े हुए होते हैं, और इस तरह से संक्रमण का गांव में पहुंच जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि यह हमारे लिए एक नई चुनौती पेश करता है, क्योंकि ग्रामीण भारत में जो हमारी स्वास्थ्य सेवा का ढांचा है वह निश्चित रूप से शहरों के मुकाबले कमजोर है। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर के मदन का मैं रुख करना चाहूंगी। आपसे मेरा सवाल ये है कि जो ये उछाल हम देख रहे हैं पहली लहर के मुकाबले, ग्रामीण भारत में 4 गुना ज्यादा संक्रमण
इसके पीछे जो अहम फैक्टर हैं वो क्या मान रहे हैं आप? ये आप देखिए, जैसे पहली लहर जो बात कर रहे हैं हम, कोई भी एपिडेमिक का प्रोग्रेशन होता है तो एक दिशा से दूसरी दिशा की तरफ आगे बढ़ता है। पहला जो लहर था वो पूरा आपके जो जहाँ पे घनी आबादी का क्षेत्र था उस क्षेत्रों को ज़्यादा प्रभावित किया। जैसे आपके शहरी क्षेत्र के आबादी वाले क्षेत्र हैं, लोअर तबके के आबादी वाले क्षेत्र हैं, उसमें काफ़ी प्रसार हुआ था पहले लहर में। अब क्योंकि वहाँ पे संक्रमण इतना ज़्यादा हो गया, अब धीरे धीरे उसका प्रसार जैसा कि अपेक्षित था कि टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में हो रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों में फैल रहा है, तो धीरे धीरे प्रोग्रेशन हो रहा है उसका। मुख्य वजह ये रही कि क्योंकि आर्थिक गतिविधियां भी चलनी हैं, गांव के लोग शहर आते हैं, शहर के लोगों से सप्लाई आगे गांव जाती हैं, एक वो उस तरह का वो बना रहा था। उसके अलावा भी जैसे डॉक्टर रवि कीर्ति जी ने बताया कि हम लोग कहीं ना कहीं हमारे जो सुरक्षा के जो पहलू थे उसको कहीं कहीं हम लोगों ने हमारा गार्ड को लोअर किया, इसके कारण प्रसार हो। जैसे आप देखेंगे जो भी अब जो मुख्यतः जो बड़े बड़े शहर हैं जहाँ पे बड़े जिले हैं, वो कैसे फैलता है कि पहले धीरे धीरे एक्टिव केसेस बगल वाले जिले में फैलते हैं, उसके बाद एकदम से सर्च स्टार्ट हो जाता है। आप जैसे देखेंगे विदर्भ में स्टार्ट हुआ था, विदर्भ में नागपुर और आपके अमरावती में हुआ था, लेकिन साइड बाई साइड जो आंतरिक क्षेत्र हैं वहाँ के अमरावती, बैतूल, छिंदवाड़ा जो लगे हुए जिले हैं, इन्फेक्शन वहाँ से वहाँ चला गया। क्योंकि जो छोटे शहर रहते हैं उसके लिए जो कैचमेंट एरिया होता है, बड़े शहर में ही आते हैं लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए, और वहां से उस तरह से प्रसार भी उसी तरह से हो रहा है जी। ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा इसलिए हो रहा है, पहले ये धारणा थी कि वहां पे ज्यादा फैलेगा नहीं, खुला होता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब हमारे व्यवहार के ऊपर ही डिपेंड करता है कि उसका प्रसार किस तेजी से होगा। मेरा सवाल आपसे ये है, क्योंकि हम जानते हैं कि गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, वो शहरों के मुकाबले उतना मजबूत नहीं है। ऐसी परिस्थिति में जब हम देख रहे हैं कि शहरों पर ही इतना ज्यादा लोड है, अगर संक्रमण तेज गति से फैल रहा है, तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के मुहाने पर कितनी बड़ी चुनौती देख रहे हैं आप? निश्चित रूप से यह बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी जो स्वास्थ्य सेवा है वह कोई दुनिया की सर्वोत्तम स्वास्थ्य सेवा नहीं है। और इस प्रकार की परिस्थिति जब पैदा हो जाती है, जब इतनी भारी संख्या में जनसंख्या का इतना बड़ा अनुपात एक साथ संक्रमित हो जाए और बीमार हो जाए, तो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेवाओं के लिए भी कठिन होगा इतने बड़े लोड को संभाल पाना। तो हम उसके अपवाद नहीं हो सकते। और जाहिर है कि हमारी स्वास्थ्य सेवाओं का जो वितरण है वह शहरों की तरफ ज़्यादा है। गाँव में लोगों के पास स्वास्थ्य सेवा उस स्तर की नहीं है जैसी शहरों में अक्सर लोगों के पास उपलब्ध हुआ करती है, पहली बात। दूसरी बात कि हमारी स्वास्थ्य सेवा का जो ढांचा है हमारे देश में, जो 3 स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं की रचना हुई है, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय, तो गांव में मुख्य रूप से हम केवल प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा ही उपलब्ध करा पाते हैं, और उसके बाद जो सेकेंडरी लेवल की सेवा है वह डिस्ट्रिक्ट टाउन्स में उपलब्ध हो पाती है आमतौर पर लोगों को। तो ये तो पहले से ही हमारा ढांचा है, और इसलिए गांव में हम प्राथमिक उपचार ही लोगों को मुहैया करा पाएंगे, यह हमें मानकर चलना चाहिए। अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर मामले जो होते हैं, 90-95% मामले जो होते हैं वो माइल्ड केसेस ही होते हैं, यानी कि उनको ज़्यादातर लोगों को घर में ही स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराई जा सकती है। और जो ग्रामीण स्तर पर हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में जो हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, उनकी सहायता लेकर हम अधिक से अधिक लोगों को उनको जिस प्रकार की सुविधा चाहिए वह मुहैया करवा सकते हैं। हम जानते हैं कि जो माइल्ड केसेस होते हैं उसमें चिकित्सा की भूमिका वास्तव में बहुत कम है। हम केवल लोगों के लक्षणों की ही चिकित्सा करते हैं, और ये आराम से ग्रामीण स्तर पर संभव है।
लेकिन इसके साथ जो दूसरी चीज महत्वपूर्ण है वह है लोगों की निगरानी रखना, मॉनिटरिंग करना, क्योंकि अगर 100 में से 5% लोग भी गंभीर रूप लेते हैं तो हमें ये मालूम नहीं है कि वो 5%, वो 100 में से वो कौन से 5 लोग हैं जिनमें बीमारी गंभीर रूप ले सकती है और उनको और बेहतर स्वास्थ्य सेवा की आवश्यकता पड़ सकती है, और इसलिए निगरानी ज़रूरी है। और इसमें जो ग्रामीण स्तर पर हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं जिनकी हमने चर्चा की, वे भी और रोगी स्वयं भी और रोगी के घर वाले, इन सब की भूमिका है। एक बात हमने पिछले 1 साल में देखी है कि अब पल्स ऑक्सीमीटर भी थर्मामीटर और बीपी मशीन की तरह बिल्कुल सर्वसुलभ हो गया है, सब लोग उससे परिचित हो गए हैं और आसानी से गांव में भी इनकी उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा सकती है, ताकि इस प्रकार के लोगों की समय समय पर ऑक्सीजन संतृप्तता, ऑक्सीजन स्तर जो उनके रक्त में है उसकी जांच की जा सके, ताकि जैसे ही हम देखें कि उसमें कमी आ रही है, 95% से नीचे वो जा रहा है, हम तुरंत ऐसे लोगों को वहां पहुंचाने की व्यवस्था कर सकें जहां उनको ऑक्सीजन और अन्य चिकित्सा सुविधाएं मिल सकें। निगरानी के लेवल पर क्या कुछ किया जा रहा है? क्या कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए जा रही हैं पंचायत स्तर पर, जिला स्तर पर, ताकि गांव के लोगों को कोरोना की जो संक्रमण रेट है उससे भी रोका जा सके, और अगर केस हो रहे हैं तो जो केस बिगड़े ना उसे भी रोका जा सके? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है अमृता जी। जब पिछले लहर में आपने देखा होगा हर जिले स्तर में एक टास्क फोर्स रहती है, तो जिले लेवल पे जो हमारी जो आशा कार्यकर्ता हैं उनके माध्यम से पहली लहर में डोर टू डोर सर्वे किया गया था। जितने भी लक्षण वाले जो मरीज हैं उनका चिन्हित करके उनको जांच के लिए बुलाया गया, प्लस उनको समुचित इलाज कराया गया। पहले उसमें ये हुआ था। अब क्योंकि ये इसका प्रसार इतना तेजी से हो गया है, केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, आप देखेंगे ग्रामीण स्तर में ग्रामीण जो सेवाएं हैं एक स्ट्रक्चर है, निश्चित स्ट्रक्चर है, कैसी भी हालत में एक स्ट्रक्चर है आपके पास। हर गांव में आपको एक आशा कार्यकर्ता मिल जाएगा। हर 5,000 या 3,000 की आबादी में, 5,000 से 3,000 की आबादी में आपको एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता मिल जाएगा, और एक आपका 20,000 की आबादी में एक मेडिकल चिकित्सा अधिकारी आपको मिल जाएंगे। एक संरचना है, लेकिन जो मैन पावर के इश्यूज थे वो तो रहेंगे, लेकिन ये संरचना है। लेकिन आज के दिन हर गांव स्तर पे आपके पास स्वास्थ्य कार्यकर्ता और ये एएनएम है। जैसे निगरानी वाली बात है, अधिकतर लोग, हमें तो ये देखना है, बीमारी माइल्ड बोलते हैं, लेकिन माइल्ड को मॉडरेट बनने से, मॉडरेट को सीवियर बनने से रोकना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। प्रायः ये देखा गया है कि जो शुरू के 5 दिन रहते हैं लोग माइल्ड करके छोड़ देते हैं, उसके बाद जब वो कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होते हैं 5वें दिन के बाद ही आपको सतर्कता की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद केस मॉडरेट होता है, एकदम से केस बिगड़ रहा है। इस वाले लहर में जो माइल्ड से कैसे सीवियर हो जाता है वो समझ में नहीं आता। उस समय हमें देखना है कैसे मदद करनी है। हर आदमी को आपको जिला स्तर पे नहीं लेगा। इसमें एक जो प्रमुख जो इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट की मुद्दा आता है वो कि पेशेंट में ऑक्सीजन की कमी होना। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि ऑक्सीमीटर को सुलभ कराना है, जैसे आशा कार्यकर्ता के थ्रू उसको सिखा दिया गया है कि कैसे ऑक्सीजन की मात्रा मापनी है उसके पल्स ऑक्सीमीटर के माध्यम से, और जिसका कम हो रहा है तो क्या करना है और उसको कब अस्पताल में लेकर आना है। उसके लिए जैसे आपके जिला स्तर पे तो आपके पास ऑक्सीजन बेड्स हैं। जैसे किसी का ऑक्सीजन कम होता है तो ऑक्सीजन की सुविधा देकर आपका इलाज करेंगे तो मरीज 2-3 दिन में प्रायः ठीक हो जाता है। वैसी सुविधा आपके जो बहुत सारे सामुदायिक स्वास्थ्य चिकित्सा है और जो हर ब्लॉक स्तर पे रहते हैं उसमें भी कहीं कहीं पे आपको ये आपके ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध रहती है। जहाँ पे ऑपरेशन होते हैं वहाँ पे ऑक्सीजन की सुविधा होती है। लेकिन उसके बाद ऑक्सीजन भी अगर सैचुरेशन ठीक नहीं हो रहा तो फिर आईसीयू की जब जरूरत पड़ती है तो आपको जिला स्तर पे ही लाना पड़ेगा, या आपका तहसील लेवल पे अगर कोई अस्पताल होगा तो वहाँ पे लेकर आना पड़ेगा। ये संरचना अच्छे राज्यों में, जो बड़े राज्य हैं उसमें काफी हद तक के हर राज्य में यही संरचना है। आपका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जिला स्वास्थ्य केंद्र है, और आपके जमीनी कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता आपके हर गांव में मिल जाएंगे। आशा कार्यकर्ता करीब 10 लाख आशा कार्यकर्ता हैं जिनके माध्यम से
सबको आसानी से रीच कर सकते हैं। उसके बाद आपके यहाँ करीब 3 लाख पंचायत हैं, 3 लाख और 2.5 से 3 के बीच में वो आपके पास वो है। और जो स्वास्थ्य का जो वो रहता है जिम्मेदारी, हमारी जो 73rd जो वो अमेंडमेंट है उसके हिसाब से पंचायत को दी गई है आपके लोकल स्तर पर। इसलिए आपने देखा कि मेला टैक्स, ये टैक्स, ताकि स्वास्थ्य की देखभाल कर सके। इस वाले लहर में उनकी भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे आपने पिछले लहर में देखा होगा कि जो माइग्रेंट वर्कर्स थे, जो प्रवासी शहरों से गांव जा रहे थे, उनको भी उन्होंने क्वारंटाइन की व्यवस्था करी। जो मूवमेंट है, अगर आप देखेंगे, सबसे बढ़िया एक ही तरीका है किस तरह से रोका जा सकता है कि हाई बर्डन जो डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पे संक्रमण ज्यादा है, उस जिले से बगल वाला जिले में संक्रमण कम है, तो जहाँ पे कम है उनकी भूमिका बहुत बढ़ जाती है। क्योंकि आप कितने भी स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ा लें, अगर आपने नंबरों को नियंत्रण नहीं किया, प्रसार को नियंत्रण नहीं किया, आपकी स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगी, बहुत जल्दी ऑक्यूपाइड हो जाएंगी। हमें ये देखना है कि नंबर भी कम करना, वो बहुत बड़ा चैलेंज है। सुविधाएं तो बना लेंगे, आज प्रशासन सुविधाएं बना लेगा, बेड बना लेगा, लोगों को लेकर भी आ जाएंगे, लेकिन अगर नंबर बढ़ते जाएंगे तो सुविधाएं एकदम से खत्म हो जाएंगी। तो एक जो प्रमुख का इम्पोर्टेंट जो काम पंचायतों और जो स्वयंसेवी संस्थाओं को जो करना है, जो बड़े जो जिले हैं जहाँ पे संक्रमण ज्यादा है, उसका संक्रमण आपके जो जिले हैं उसमें नहीं पहुंचे, उसके लिए व्यवस्था करनी है कि कैसे उसको रोका जाए। अगर उस जगह से कोई आ रहा है, लक्षण वाला है, तो उसको कैसे क्वारंटाइन करना है, क्वारंटाइन की व्यवस्था करनी है। उनको खाली देखना है कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन जो प्रमुख जो इलाज के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि शुरू के आपने उसमें अगर सपोर्टिव केयर आपने लोगों के माध्यम से कर दिया, जिसमें ज्यादा चिकित्सीय उसकी जरूरत नहीं है, पर्यवेक्षण खाली चाहिए, लेकिन आप कार्यकर्ताओं के माध्यम से प्लस स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से जो आपके माइल्ड केसेस को आप मैनेज कर सकते हैं आपके चिकित्सा के पर्यवेक्षण के उसमें। तो दूसरा पहला फोकस तो जी बताइए। उसके बाद जैसे ही आपका कुछ आवश्यकता पड़ती है तो आपके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं और कुछ आपके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं जहाँ पे अगर मेडिकल डॉक्टर उपलब्ध हैं, वहाँ पे आप ऑक्सीजन बेड की सुविधा मुहैया करा सकते हैं। 6 या 10 बेड रहते हैं वहाँ पे भी आप ऑक्सीजन बेड बनाते हैं। लेकिन उसके बाद अगर कुछ बात होती है तो आपको ये देखना है कि आवागमन की व्यवस्था करनी है। एम्बुलेंस की सुविधा है, 108 की सुविधा है, 102 की सुविधा है, प्लस उसके अलावा और भी सुविधाएं देखनी है कि इनकेस गांव से अगर शहर में लेकर आना है, उस सुविधा को भी हमें देखना है। वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन उसको और थोड़ा सा सुदृढ़ करना है ताकि 5% जो लोग हैं जिनको आवश्यकता पड़ेगी उनको हम ला सकें। डॉक्टर कीर्ति, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। राष्ट्रीय स्तर पर जब हम कोविड प्रबंधन की बात कर रहे थे, केंद्र सरकार के भी जो 3 मुख्य चीजों पर उन्होंने फोकस किया था अभी कुछ दिन पहले कि इसके लिए कंटेनमेंट जोन, क्लिनिकल मैनेजमेंट और कम्युनिटी का जो मैनेजमेंट है या पार्टिसिपेशन है, इस लेवल पर किस तरीके से काम किया जाए। आप समझते हैं कि जब हम ग्रामीण भारत की बात करें या गांव में बात करें तो भी हमें संक्रमण की इस चेन को तोड़ने के लिए, रफ्तार को ब्रेक लगाने के लिए छोटे छोटे स्तर पर जहां पर ज्यादा केसेस हैं वहां पर कंटेनमेंट करने की जरूरत है। उसके बाद क्लिनिकल मैनेजमेंट को भी इनहांस करने की जरूरत है और कम्युनिटी का जो पार्टिसिपेशन यानी कि लोगों में बहुत ज्यादा अवेयरनेस लाने की जरूरत है कोविड प्रोटोकॉल के पालन को लेकर। कोविड प्रोटोकॉल है जिसकी हम सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग, मुख्य रूप से ये 2 चीज़ें हैं। इनका ग्रामीण स्तर पर भी 100% अनुपालन हो, यह सुनिश्चित करना ग्रामीण समुदाय का काम है। पिछली लहर में हमने देखा कि शहरों में मास्क आदि के प्रति जितनी जागरूकता थी, गांव में उतनी नहीं थी और उसके बावजूद हम बहुत बड़े खतरे से बच पाने में सफल हो गए थे पिछली बार, लेकिन इस बार शायद ऐसा न हो। इसलिए गांवों में भी आवश्यक है कि जहां कहीं भी लोगों का मिलना जुलना हो अपने घर, अपने परिवार के बाहर, वहां मास्क का प्रभावी उपयोग, जिसमें नाक अच्छी प्रकार से ढकी हो, ये होना ज़रूरी है। बहुत सीधी सिंपल सी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि इस पर जितना ज़्यादा जोर दिया जाए उतना बेहतर है। इसी प्रकार लोगों का एक साथ इकट्ठा होना, भीड़ होना, इसको हम जितना कम कर सकें और ख़ास करके
इंडोर बंद जगहों पे लोगों का मिलना जुलना हम जितना कम कर सकें उतना अच्छा होगा। ज़्यादातर जगहों पर इस समय स्कूल कॉलेज बंद हैं, लेकिन अन्य भी जो जगह होती हैं जहां लोगों का मिलना जुलना हो जाता है उन पर नज़र रखना, जहां संभव हो जिससे बच सकते हैं वहां निश्चित रूप से बचना है। जहां आर्थिक कारणों से लोगों का आना जाना, जैसे मंडियां आदि हैं जहां लोगों का आना जाना लगभग अनिवार्य सा हो जाता है, वहां लोग सावधानी बरतें। अगर जाएं भी तो भीड़ से दूर रहें, थोड़ा अनुशासन का पालन करें और मास्क में कोई कोताही न बरतें। अगर ये चीज़ें सामुदायिक स्तर पर इनको सुनिश्चित किया जाएगा तभी हम इस चेन को तोड़ने में सफल हो पाएंगे। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन, जहां कहीं भी एक छोटी सी जगह में कई मामले एक साथ हम देखते हैं, तो वहां फिर हमारा दायित्व बनता है कि अब उस भौगोलिक क्षेत्र से बाहर, उस छोटे से क्षेत्र से बाहर हम उसको न निकलने दें। शहरों में तो अब ये इतना आम हो गया है संक्रमण कि आप कहाँ तक कंटेन कर पाएंगी, लेकिन गांव में अभी भी इस बात की गुंजाइश है कि अगर एक ही जगह कई मामले मिल जाएं तो वहां पर कंटेनमेंट जोन बनाकर ये सुनिश्चित किया जाए कि संक्रमण को हम उस क्षेत्र से बाहर न निकलने दें। तो कुल मिला के हमें ही अपने आप को कहीं ना कहीं रोकना होगा और जो बात वैज्ञानिक सलाहकार जो है केंद्र सरकार के उन्होंने कही है उस पर अमल करना होगा। तीसरी लहर को और अगर मैं ग्रामीण भारत के साथ जोड़ूं तो आप कैसे बताएंगे कि किस तरीके से हमें इसे रोकना है, इस प्रसार को, और कैसे इस पर काम करना होगा? पहले तो है, अभी तक के हम पिछले 1.5 साल से कोरोना चल ही रहा है, लहर कभी खत्म नहीं हुई है। फर्स्ट पीक था, सेकेंड पीक था, थर्ड पीक की बात कर सकते हैं, फोर्थ पीक की बात कर सकते हैं। ये हमारी वायरस के साथ रेस है। वायरस अपना चल रहा है, अपना प्रसार कर रहा है, उसको सर्वाइव करना है, वो अपना स्वरूप बदलता रहेगा। हमें उससे आगे निकलना है। उससे आगे निकलना है तो पहली चीज है कि हम लोग को एक बिल्कुल भ्रांति निकालनी कि हमें टेस्ट को ट्रीट नहीं करना, हमें व्यक्ति को ट्रीट करना है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। लोग इसको बोलते हैं कि हमने टेस्ट करा लिया, नेगेटिव आया। नहीं, कोरोना काल में, कोरोना का जब पैंडेमिक चल रहा है, उसमें कोई भी कोरोना के लक्षण वाले हो प्रथम दिन से ही अपने आप को आइसोलेट कर ले। उस तरह की जवाबदारी हमें आपस में करनी है। ठीक है। उसके बाद उसका इलाज उसी प्रसार से चलता रहे, अनलेस ही इज प्रूवन अदरवाइज। जब तक के वो कोरोना नेगेटिव नहीं हो या कोरोना नहीं हो, अन्य बीमारी नहीं हो, जब तक वो साबित नहीं हो जाए, जब तक उस व्यक्ति को कोरोना के रूप में ही हमें इलाज करना है। जब पहली बात तो वो है, हमारा जो बोर्ड है उस तरफ चेंज करना है। हमें वेट नहीं करना ट्रीटमेंट के लिए कि टेस्ट के लिए कि आज टेस्ट होगा आएगा। होता है क्या है कि आजकल क्या हो रहा है, इवन माइक्रो कंटेनमेंट क्यों प्रभावी नहीं हो पा रहे हैं? प्रभावी जब होते हैं जब वो रेस्ट आता है टेस्ट रिपोर्ट आने में, क्योंकि हमारी जो क्षमता टेस्ट रिपोर्ट का, जैसा भी थोड़ा बोला ना कि आप नंबर बढ़ जाएंगे, तो हमारी टेस्टिंग क्षमता भी बढ़ गई है बहुत। टेस्टिंग क्षमता भी हमारी करीब मैक्सिमम पर पहुंच गई है। जितना हम कर सकते थे उतनी टेस्ट कर रहे हैं। अब उससे ज़्यादा टेस्ट करना होगा तो टेस्टिंग कैपेसिटीज बढ़ानी पड़ेंगी। तो बेस्ट यही है कि जब तक ये टेस्ट रिपोर्ट नहीं आता है तो हमें ये देखना है कि व्यक्ति अगर पॉजिटिव वो तो बीमार पड़ता है, उसी दिन से उसको अपने आप को आइसोलेट करना है, अपनी जवाबदारी समझनी है और अपना इलाज स्टार्ट करना चाहिए। जब रिपोर्ट आएगा तो 5-6 दिन वैसे ही निकल जाएंगे, उसका इलाज चल रहा रहेगा। हम उस आदमी को, उस व्यक्ति को हम आगे प्रसार करने से रोक पाएंगे, प्लस उसका समुचित इलाज कर पाएंगे। पहली एक बात तो ये। दूसरा, जो तीसरी लहर के लिए आपने जो रोकथाम वाली बात करी है, तीसरी लहर के लिए हमें ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। साथ साथ में हमारा सघन टीकाकरण का कार्यक्रम चल रहा है। अगर इसमें गति आएगी तो वायरस को, जो वायरस के साथ जो हमारी रेस चल रही है, उसको पीछे करने के लिए हमारे पास एक जो हथियार है हमारा, वो वैक्सीनेशन का है। बिल्कुल। तो ऐसे हमें वैक्सीनेशन में तेजी लानी है। तेजी लाने के लिए सप्लाईज एंड अदर्स उस पर काम हो रहा है। जब वो एकदम से तेज चलेगा, जैसे अगर आधे अधूरे कहीं पे वैक्सीनेशन होगा तो वायरस भी अपना स्वरूप बदलेगा। तो ये लड़ाई चलती रहेगी वायरस और हमारे बीच में। तो तीसरी लहर के लिए हमें यही कोशिश करना है कि वैक्सीनेशन जितनी जल्दी से जल्दी हम कर सकें, जितने हमारे जो प्रायोरिटी ग्रुप्स हैं वो पहले आ जाए, ताकि हम लोग मौतों को रोक सकें। कोई भी पैंडेमिक में, कोई भी महामारी में पहला एक उद्देश्य होता है कि लोगों की मौतों को रोकना।
लोगों की रोता को रोकना है तो पहला वो है कि उनको जल्दी से जल्दी हमारे निगरानी में लेकर आए। निगरानी में लाना है तो जितने ही लक्षण दिखें टेस्ट के लिए वेट मत करो, अपने आप को आइसोलेट करें, दूसरे लोगों को बचाएं। एक प्रसार वहां से हो गया, वो जिम्मेदारी हमारी हो गई। ठीक है। उसके बाद फिर टेस्ट कराएं प्लस अपना इलाज करा लें। उस तरह से हम लोग इसको बहुत हद तक के रोक सकते हैं। बिल्कुल, आपने टीकाकरण की बात करी। हम जानते हैं कि दुनिया का जो सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान है वो हमारे ही देश में चल रहा है और अब तक 16 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन जो है वो दी जा चुकी है। डॉक्टर रविकीर्ति, वैक्सीनेशन की अगर मैं बात करूं तो अभी वैक्सीनेशन हालांकि बहुत तेज गति से चल रहा है, इसको और ज्यादा इनहैंस किए जाने पर जोर दिया जा रहा है। अब तो 18 प्लस भी इसके दायरे में आ चुके हैं। ग्रामीण भारत में अभी कुछ वर्ग ऐसा भी है, जो कि मेरी पर्सनल लेवल पर भी बात हुई, जो कि वैक्सीनेशन को लेकर उतने उनके अंदर विश्वास नहीं जागा, यानी कि कहीं ना कहीं जो अफवाह और भ्रम है, ये जो हेजिटेंसी है, वैक्सीन हेजिटेंसी, वो अभी भी जो है वो है। इसको लेकर अवेयरनेस के स्तर पर कहीं ना कहीं इसे एक अभियान के रूप में लेना होगा, आप ये मानते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जाए? क्योंकि जैसा कि डॉक्टर मदन ने भी कहा कि चाहे तीसरी लहर हो या चौथी लहर हो, इस समय वैक्सीन जो है हमारे पास सबसे बड़ा हथियार है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। और यद्यपि यह सही है कि दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान हमने अपने यहाँ चलाया है, लेकिन हम यह न भूलें कि चीन के बाद अगर दुनिया की कोई सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है तो अब भारत ही है। इसलिए यद्यपि हमने इतना बड़ा अभियान चलाया है, लेकिन अभी इसमें और तेजी लाने की आवश्यकता है। जहां तक टीका को लेकर लोगों के मन में हिचकिचाहट की बात है, वैक्सीन हेजिटेंसी की बात है, तो निश्चित रूप से स्थिति अब पहले से बेहतर है। आज से 2 महीने पहले की जो स्थिति थी, लोगों के मन में बहुत सी भ्रांतियां थी, शंकाएं थी। अब ज्यादातर जो मैंने अपने अनुभव में पाया है, लोगों के मन से वो भ्रांतियां दूर हो गई हैं और अब तो यह स्थिति है कि लोग अब यह पूछते हैं कि मेरा नंबर कब आएगा, मेरी बारी कब आएगी। अर्थात लोगों के मन में एक सक्रियता है, जागरूकता है और एक प्रबल इच्छा है कि हम जल्द से जल्द टीके की दोनों खुराकें या जितनी भी खुराकें आवश्यक हो हम ले लें और अपने को और सुरक्षित करें। तो मुझे लगता है कि ये जो हेजिटेंसी वाली बात है, ये शुरू में थोड़ा सा होता है, लेकिन अब हम उससे आगे बढ़ गए हैं और जैसे जैसे इसकी उपलब्धता सुनिश्चित होगी और लोगों तक कैसे सप्लाई चेन हर व्यक्ति तक पहुंचे ये हम सुनिश्चित कर लेंगे, तो मुझे लगता है कि इसकी स्वीकार्यता को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जी, चूंकि हमारे पास वक्त भी कम बचा है और क्लोजिंग कमेंट के रूप में मैं चाहूंगी डॉक्टर मदन, आप चूंकि हम ग्रामीण भारत में कोविड-19 के प्रबंधन को लेकर बात कर रहे थे, लास्ट टेक आपका क्या होगा? लास्ट टेक ये है कि हम लोग आपस में समुदाय के साथ मिलकर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग जवाबदार नहीं है, वो ब्लेम गेम हम लोग को खत्म करना है कि हम बोलें कि लोगों ने वो नहीं किया। उससे हटकर हम इसको कैसे आगे मिलकर इसका मुकाबला कर सकें, उसी तरफ हम लोग आगे बढ़े, हमारी जिम्मेदारी माने और एक दूसरे का सहयोग करते हुए कोरोना की लड़ाई में हम विजय पा सकें। दैट्स द ओनली थिंग जो मैं आपको कहना चाहूँगा। जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का इतनी अच्छी चर्चा करने के लिए। और चूंकि हम जानते हैं कि जो आंकड़े भी आए दर्शा रहे हैं कि मार्च 2020 में जहां 50% के आसपास था शहरी इलाकों में संक्रमण और ग्रामीण इलाके में 30% के आसपास था, वही मई 2021 के आते जस्ट अपोजिट हो गया। ग्रामीण इलाकों में 50% के आसपास पहुंच गया और शहरी इलाकों में 34-35% के आसपास। लेकिन बावजूद जो बातें, जो अहम स्टेप की चर्चा डॉक्टर मदन ने भी की, डॉक्टर रविकीर्ति ने भी की, अगर उन पर ध्यान दिया जाए, कंटेनमेंट जोन हो या फिर क्लिनिकल मैनेजमेंट का समझदारी से प्रबंधन हो और सामुदायिक भागीदारी और वैक्सीनेशन का हिस्सा बनना सभी के लिए जरूरी है। और साथ ही साथ चूंकि आपको खुद ही ख्याल रखना है, कोविड-19 एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है हमें इसका सख्ती से पालन करना होगा। तो कोविड-19 की जो लहरें आ रही हैं उससे घबराने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं, हम अपना बचाव कर पाएंगे। आप दोनों का शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार। धन्यवाद।